मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आदिकाल के विषय में जानेंगे। आदिकाल जो है कब उसका नामकरण हुआ और कितने से कितने ईस्वी तक इसको माना जाता है, आदिकाल की अंतिम सीमा क्या है और इसमें जो है कौन कौन से विद्वानों ने अपना जो है काल को बताया है। इस प्रकार से हम उनका आरंभ कब और कैसे हुआ, उनका नामकरण कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आदिकाल का सबसे पहले नामकरण कैसे हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल मतभेदों विवादों का काल है। यानी कि हिंदी साहित्य में जो है विवाद बहुत रहे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है कि इसका कब से स्टार्टिंग हुआ, यानी कि कितने से कितने ईस्वी तक को हिंदी काल का सही परिभाषा दिया जाए। तो यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल मतभेदों विवादों का काल है। हिंदी साहित्य के अनेक विद्वान लेखक इस संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आदिकाल के नामांकन के मुख्य बिंदु इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है चारण काल है। सबसे पहले चारण काल है, जिसका जो है ग्रियर्सन जी ने नाम दिया है। आदिकाल को सबसे पहले चारण काल भी कहा है। उसके बाद है प्रारंभिक काल, जो मिश्र बंधु जी ने दिए हैं नाम इनका। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। उसके बाद है शीत सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने दिए हैं। बीजोपन काल जो है उसे नामांकन किए हैं आदिकाल के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और उसके बाद है वीर काल, जो विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। यानी कि विश्वनाथ प्रसाद जो है वो इनका नाम वीर काल रखे हैं। इसके बाद जो है आदिकाल को जो है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने कहे हैं। संधि काल एवं चारण काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहे हैं। और अपभ्रंश काल है जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो इस प्रकार जितने विद्वानों ने आदिकाल के विषय में कहे हैं उसके सारे मैंने मुख्य बिंदु यहाँ पे रखे। अब उसका एक एक चीज़ को हम आराम से पढ़ेंगे और जानेंगे, पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है चारण काल। तो चारण काल में क्या है कि ग्रियर्सन जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। अभी तक मुख्य रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। ग्रियर्सन के अनुसार चारण काल का समय 643 से 1000 ईस्वी तक माना गया है। यानी कि इसका जो समय है ये इम्पॉर्टेंट है, 643 से 1000 ईस्वी तक माना गया है। पर इस समय के चारण कवियों द्वारा इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। ये तो इसलिए भी इसे चारण काल को जो है पूर्ण रूप से तर्क संगत नहीं है कि इन्होंने जो है सही प्रमाण दिया है आदिकाल का। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रारंभिक काल है। प्रारंभिक काल में जो है मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल माना जाता है। फिर भी यह साहित्यिक प्रवृत्ति रूप से नाम तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसमें मिश्र काल के प्रारंभिक काल माना जाता है। उस समय अगर देखें उस समय की रचनाओं को, तो ये प्रारंभिक काल मिश्र बंधु का दिया गया पूर्ण रूप से तर्क संगत नहीं है। इसके बाद जो हम जानेंगे वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल को किसने नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक की समय सीमा वीर गाथा के नाम से संबोधित किया है। यानी 1050 से 1375 के समय सीमा को इन्होंने संबोधित किया है। इस काल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर और सभी प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का जो है उस समय जो 1050 से 1375 ईस्वी तक का है, उस समय उनकी वहाँ उस समय की रचनाओं में धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर इस प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती है।
उस समय के राजाओं का पराक्रम के गाथाओं का भी वर्णन मिलता है, यानी कि उस समय जो राजा का पराक्रम था उस आधार पे वहाँ पे जो है किया जाता है। राजा के नाम से रामचंद्र शुक्ल इस युग का नामांकन रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामांकन 12 ग्रंथों के आधार पे किए हैं। तो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं, जो बेस माना गया है इसका आदिकाल का। तो विजयपाल रासो है, नल्हा सिंह जी, हमी रासो जो है सारंगधार है, कीर्तिलता जो है वो किसने, विद्यापति जी ने लिखे हैं। इसके अलावा जो है कीर्ति पताका है, ये जो है दलपति विद्यापति जी का है। खुमान रास जो है दलपति विजय का है। बिसलदा रास जो है नरपति नाल का है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई है। जयचंद्र प्रकाश जो है भट्टकदार है। जमैंग जस चंद्रिका जो है मधुकर है, इनकी रचनाकार हैं। परमाल रासो जी हैं जो जगनिक हैं। खुसरो की पहेलियां हैं, अमीर खुसरो जी हैं। और विद्यापति की पदावलियां विद्यापति हैं। तो इन रचनाओं के आधार पे नामांकन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन रचनाओं के आधार पे ही नामांकन किए गए हैं। लेकिन इनकी आलोचनात्मक में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन रचनाओं को अप्रमाणिक सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल का नामांकन को निरर्थक सिद्ध किया है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य को भी अर्ध प्रमाणिक माना है। इस प्रकार की खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावलियां वीर गाथात्मक नहीं है। ये केवल वीर काव्य ही नहीं बल्कि धार्मिक और श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचनाएं हुई है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि जो वीर गाथा काल है उसका नामांकन को इन्होंने निरर्थक कर दिया। इसका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य को भी अर्ध प्रमाणिक माना है। यानी कि ये कहे हैं कि इस समय जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो चीज़ों को मौलिक मानकर उन्होंने आदिकाल का नामांकन किया है वो किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद जो है सिद्ध सामंत काल है। सिद्ध सामंत काल के लिए राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर आदिकाल का नामांकन किया है। यानी कि इसका अगर मुख्य बिंदु देखें तो वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर यह नामांकन भी उचित नहीं है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न काव्य धाराओं का बोध होता है। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का ज़्यादा यशगान किया है। इस युग की अंतर्वाह प्रवृत्तियां का अध्ययन करने पर पता चला है कि वहाँ सिद्ध और सामंतों का ही वर्चस्व था। यानी कि इनका मुख्य जो है नामांकन करने का श्रेय है कि सामंतों और सिद्धों की वाणी, इससे ये अपना नामांकन किए हैं। कौन से, सिद्ध सामंत काल। उसके बाद आता है बीजोपन काल। बीजोपन काल के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामांकन बीजोपन काल किया है, परंतु नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीजोपन का काल रहा हो, पर साहित्यिक दृष्टि से ये नहीं था। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव काल में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुका था, अतः यह नाम उचित नहीं है। यानी कि बीजोपन काल का मतलब हो गया कि बीज बोना, कि आचार्य महावीर प्रसाद की उस समय शैशव अवस्था थी, जन्म अवस्था थी। आदिकाल अभी तुरंत हाल उसका आरंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और पहले के रचनाओं के आधार पर यह पता चल चुका है कि ये शैशव काल नहीं था, इसमें जो है प्रौढ़ता का भी प्राप्त कर चुका था, यानी काफ़ी ये आगे बढ़ चुका था। इसके बाद तो ये भी जो है मुख्य रूप से तर्कसंगत नहीं रहा आदिकाल के नामांकन के लिए। उसके बाद है वीरकाल। वीरकाल का जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नाम वीरकाल माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का रूपांतरण रूप है, जो किसी नए तत्व को प्रस्तुत करने वाला नहीं है।
यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है कि वीर काल के नाम पे ही, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए जो उन्होंने वीर गाथा रखा है, तो महावीर प्रसाद ने अपने रचनाओं के आधार, अपने मतलब उस समय के रचनाओं के आधार पर वीर काल को जो है वो नाम रख दिए जो कि पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है। संधि एवं चारण काल है। संधि और चारण काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: संधि काल और चारण काल। संधि काल भाषा को प्रस्तुत करना, चारण काल एक विशेष वर्ग को बोध करता है। इस प्रकार साहित्यिक आधार नाम मानकर जाति विशेष के नाम पर उस काल का नामकरण किया गया है, यानी कि जाति विशेष पे ही किया गया है। और इस प्रकार साहित्यिक आधार नाम मानकर जाति विशेष के नाम पर उस काल का नामकरण नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जाति के आधार पे नामांकन करना ये भी तर्कसंगत नहीं है। इसके बाद जो देखेंगे आदिकाल के विषय में, आदिकाल को किसने नाम दिया है, तो यहाँ पे आदिकाल को जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल नामकरण है, अब तक सर्वमान्य है। और इसी को मान के आगे भी सभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं कि आदिकाल को ही पूर्ण रूप से सम्मत से ये माना गया है, तर्कसंगत माना गया है। इन्होंने 2 विशेषताओं को रेखांकित किया है, पहली नवीन ताजगी और दूसरी जो है अपूर्व तेजस्विता। यानी कि इन्होंने अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है तथा श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदि भावनापन परंपरा विमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह काल बहुत ही अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। यानी कि इसमें बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अछूते साहित्य का काल है। इस समय जो है परंपरा से विमुक्त होकर और आगे बढ़े गए हैं। ये भ्रामक है कि जो धारणा है कि श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है, यह भाव जो है परंपरा प्रेमी और रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा माना है। इसके बाद जो आता है भ्रंश काल है, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा भाषा की प्रधानता के आधार पर दिया गया है। इन्होंने भाषा की प्रधानता को मान के अभ्रंश काल का नाम दिया है आदिकाल के लिए, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के स्थान पर अभ्रंश साहित्य का बोध होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो आदिकाल का प्रारंभ ना होकर परंपरा के विकास का सूचक है, यानी कि जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध और नाथ योगियों के साथ वीर गाथा काव्य को प्रस्तुत करता है। यानी उस समय के जो है बौद्ध सिद्ध और नाथ युग के जो वीर गाथा था, जो उस समय की रचनाएं थी, जो उसके आधार पर इन्होंने कहा है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य और भाषाओं का स्वरूप उभरने लगा। इस प्रकार अधिकांश विद्वानों द्वारा आदिकाल का नाम ही सर्वमान्य रहा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया नाम आदिकाल ही सर्वमान्य रहा। आदिकाल में संस्कृत में बड़े बड़े कवियों ने जन्म लिया। इनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर अपभ्रंश के कवियों ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा शैली का प्रयोग अत्यंत सरल और सहज भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपने भाव को प्रकट किए हैं। तो उन्होंने अपने भाव जो है बहुत ही सरल भाषा में किए हैं। अब एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि आदिकालीन साहित्य में क्या है। तो सबसे पहले आदिकालीन साहित्य में 3 प्रकार का है। एक धार्मिक साहित्य है, एक रासो साहित्य है और लौकिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में क्या आता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। रासो साहित्य की बात करें तो रासो साहित्य में खुमान रासो है, परमाल रासो है, हमी रासो है, विजयपाल रासो है, विसलदेव रासो है। इसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो है।
लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य में जो है ढोला मारूरा दुहा है, बीसल देवरासो है, बसंत विलास है, उसके बाद उलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, खुसरो का काव्य है और विद्यापति की पदावली है। तो इस प्रकार हम जाने दोस्तों कि हमारा जो है धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य में क्या क्या आता है, जो आदिकालीन साहित्य का ये मेन बेस है, आधार है। इसके बाद आदिकालीन काल की विशेषताएं हम जानेंगे। तो आदिकाल की विशेषताएं में क्या है, तो आदिकाल में दो विशेषताएं हैं मेन रूप से, एक भाव पक्ष विषयक विशेषताएं, एक कला पक्ष विषयक विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाव पक्ष विशेषताएं। भाव पक्ष विशेषताएं क्या होता है कि वीरता की प्राप्ति, जैसे कि वीरता की प्रवृत्ति, यानी आदिकालीन साहित्य में पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज को जिस वीरता पराक्रम का वर्णन किया है, उस प्रकार जो है ये भाव पक्ष विषयक विशेषताएं आते हैं। परमार रासो आल्हा और उदल की वीरता का भी इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद श्रृंगारिकता आता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति जो है आदिकाल के उल्लेखनीय विशेषता थी। संयोग श्रृंगार का चित्रण अधिक हुआ, जो उदाहरण की दृष्टि से इस प्रकार है। हम संयोग श्रृंगार की देखते हैं तो मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए कौटिल के सुदेश मोहुप रचिते पिक्सद, यानी कि इसमें कला का जो है ना सजीवता का वर्णन किया गया है, कला के 16 कलाओं का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है युद्ध का सजीव वर्णन है। आदिकाल के कवि स्वयं युद्ध में हिस्सा लेकर अपनी शौर्यता को जीवित चित्रित प्रस्तुत करते थे, और इतना ही नहीं, साथ में युद्धों का सजीव जो चित्रण भी देखने को मिलता था। जो युद्ध होता था उसका पूरा जो है विवरण यहाँ पे देखने को मिलता था। अन्य विशेषताएं की अगर बात करें तो अन्य विशेषताएं में जो है राष्ट्रीयता का भाव है, रासो काव्य परंपरा प्रकृति चित्रण आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके बाद हम कला पक्ष विशेषताएं की बात करेंगे, जिसमें कि अपभ्रंश जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, डिंगल जो है रासो काव्य के अंतर्गत, खड़ी बोली जो है अमीर खुसरो का है, मैथिली जो है विद्यापति का है। तो इस प्रकार जो है कला पक्ष विषयक में है, जो अपभ्रंश नाम दिया गया है वो किसने, सिद्ध साहित्य के ने, और डिंगल जो भाषा है रासो काव्य का है, खड़ी बोली जो अमीर खुसरो का है, और मैथिली जो है विद्यापति का है। तो इस प्रकार जो है आदिकालीन भाषाओं में बहुत सारे रचनाओं ने अपने जो है उसके आधार पे जो है सभी ने अपने अपने भाषाओं का और प्रयोग किया है, जिसमें कि अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली और मैथिली है। भाषा का प्रयोग भी श्रृंगारस प्रधान काव्य, प्रबंधात्मक रासो काव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और मुक्तक, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धनाथों की रचना इत्यादि का कला पक्ष विषयक विशेषताएं थी। तो ये सारे जो है उस समय के जो रचनाकार थे उन्होंने किस भाषा में कौन से पदों का प्रयोग किया, श्रृंगार भाषा में क्या लिखा, श्रृंगार रस में उन्होंने क्या किया, प्रधान काव्य में क्या किया, तो ये सब जो आदिकाल में दो शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो सबसे पहले है पिंगल और डिंगल। पिंगल और डिंगल आदिकाल में आल्हा छंद जो है 31 मात्रा का बहुत प्रचलन था। उस समय आदिकाल में आल्हा का बहुत ही प्रचलन था। उसके बाद जो है यह बीर रस का प्रसिद्ध छंद था, जो दोहा, रोसर, तामर और नाराज पद्धति, पंचझटिका, अरिलल छंदों का प्रयोग आदिकाल के साहित्य में हुआ करता था। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई जो है छंद मिलता है। हिंदी में चौपाई 16 मात्राओं का छंद है, यानी कि अपभ्रंश में 15 मात्राओं का और हिंदी में चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति करवक कहलाती है। करवक जो है प्रयोग भक्ति काल में जयसी और तुलसी ने किए हैं, यानी कि जयसी और तुलसी जी ने इसका प्रयोग किए हैं।
तो इस प्रकार जो है आदिकालीन विषय में आपको विशेषताएं और उसके जितनी रचनाएं हैं किसने नामांकन किया, ये सारे जो है मैं बताई। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।